The world will remember this day. The revelation of the first atomic explosion to the world was one of the most important moments in the 20th century. World War II would be over. Our boys would come home. Los Alamos. This is the most important thing that ever happened in the history of the world. Oppenheimer's story is just one of the greatest stories that there is. The president needs to know what's next. What's next? This is our near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. Detonator's charged. In time. नमस्कार दोस्तों, 16 जुलाई 1945 समय सुबह 5:30 बजे और इस दिन इस दुनिया में सबसे बड़ा विनाशक जन्म लेने वाला था। Now I am become death, the destroyer of worlds. क्योंकि इस दिन दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों ही बदलने वाले थे और जगह थी अमेरिका के न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान। यहाँ एक बम धमाका होने वाला था और ये कोई आम बम धमाका नहीं था, ये एक न्यूक्लियर बम धमाका था। जिसका आज तक दुनिया को पता ही नहीं था कि न्यूक्लियर होता क्या है, क्या इस टाइप की चीज़ कोई एग्जिस्ट भी कर सकती है नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस टेस्ट के लीडर थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। हाँ दोस्तों, ये वही वैज्ञानिक है जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम भी बोला जाता है। और ओपनहाइमर खुद इस बम धमाके को देख के इतना हैरान थे कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ये बम उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस एक्सप्लोजन का साइज था 15 to 20 किलोटन ऑफ TNT। 1 मैट्रिक टन में होता है दोस्तों 1000 kg और 1 किलोटन होता है 1000 टन। तो इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि अगर कहीं पे 15,000 टन का TNT अगर विस्फोट हो जाए तो वहाँ का नज़ारा क्या होगा। एक जिस स्टील टावर पे उस बम को लटकाया गया था, वो बम कुछ ही सेकंड में भाप बन के उड़ गया था और इस धमाके से निकली शॉक वेव 120 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई और इसका मशरूम क्लाउड आसमान में ऊपर 12 किलोमीटर ऊपर तक देखा गया। और ये सब देखकर ओपनहाइमर इतना शॉक हो जाते हैं कि उनके मुंह से वो फेमस वर्ड निकलते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर, इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम भी बोला जाता है और ये ही डायरेक्टर थे द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के, जिस प्रोजेक्ट के तहत ये बम बनाया गया था। मैं थोड़ा ओपनहाइमर के बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इनका जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सन 1904 में एक जर्मन जूइश परिवार में हुआ था। और ओपनहाइमर बचपन से ही हैरत अंगेज तरीके से काफ़ी जीनियस थे। ये केवल 10 साल की उम्र में ही केमिस्ट्री और फिजिक्स के महारथी थे। आप इनके जीनियसनेस का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल 12 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के मिनरोलॉजिकल क्लब में इनको मिनरोलॉजी पे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था, केवल 12 साल की उम्र में। दोस्तों, इन्होंने इसके अलावा फिलोसफी, लिटरेचर और इनफैक्ट ईस्टर्न रिलीजन्स के बारे में भी पढ़ाई की थी और ये उसमें भी स्कॉलर थे। भगवत गीता का इनको काफ़ी अच्छे से ज्ञान था। लेकिन आगे चल के इनको पता लगता है कि इनका जो मेन पैशन है वो फिजिक्स में है और ये केवल 23 साल की उम्र में 1927 में PhD कर डालते हैं दोस्तों फिजिक्स में। और दोस्तों, अगर किसी की लाइफ में इतना सब पॉजिटिव हो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। इनके दोस्तों की स्टेटमेंट थी कि ओपनहाइमर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर के आदमी है और ये काफ़ी बड़े चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का शिकार भी थे। इनफैक्ट ये अपनी फैमिली को कई बार बोलते थे, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। इनका ध्यान केवल पढ़ाई और पढ़ाई में ही रहता है। फैमिली में क्या चल रहा है, दोस्तों में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, उनको इनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक दिन दोस्तों सन 1930 में जब हिटलर का राइज हो रहा था जर्मनी में, तब इनका ध्यान हिटलर की तरफ जाता है। और वो ऐसा दौर था दोस्तों जिसे आप भी जानते हैं कि हिटलर ने कितना बड़ा जेनोसाइड किया था ज्यूस जर्मन के खिलाफ। और वहाँ से तमाम लोग जितने भी ज्यूस थे और जितने भी जीनियस ज्यूस भी थे, सारे साइंटिस्ट
जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ रहे थे। और इनमें सबसे पहला नाम था दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये उस सदी के सबसे महान जीनियस थे, इनको तो सब लोग जानते हैं दोस्तों। उसमें अगला नाम था जॉन फॉन नोमैन, इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर को पायनियर किया था। अगला नाम था लियो सिलार्ड, जिन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का पता लगाया था। मैं आगे वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको। अगला नाम था हंस बेथे, जिन्होंने फ्यूजन डिस्कवर किया था स्टार्स में। और उससे अगला नाम था एडवर्ड टेलर, जिन्हें फादर ऑफ थर्मोन्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। इनके बारे में बताऊंगा दोस्तों आपको आगे। और इससे अगला नाम था एनरिको फर्मी, जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। इनके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, काफी अहम किरदार निभाते हैं ये एटम बम में। ये सब साइंटिस्ट जर्मन ज्यूइश थे और ये सब लोग जानते थे, और ये इनफैक्ट पूरी दुनिया जानती थी कि हिटलर के मन में इन ज्यूइश के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ था। तो इसीलिए ये सारे साइंटिस्ट जर्मनी छोड़कर अमेरिका की तरफ आ रहे थे। अब ये इतनी सारी चीज़ें देखकर दोस्तों अब ओपनहाइमर का ध्यान भी जर्मनी की तरफ गया और इनफैक्ट पॉलिटिक्स की तरफ गया। अब उनको लगा कि मुझे भी इस पॉलिटिक्स में अब आना चाहिए, और ये लेफ्ट विंग विचारधारा से काफ़ी प्रभावित होते हैं। और इनफैक्ट ये कई सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे पैसा भी डोनेट करते हैं, जहाँ पर कि ये स्ट्राइक कर रहे फार्मर्स को और कुछ स्ट्राइक कर रहे लेबर्स को, इन सबको डोनेशन भी देते हैं। और ये पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, मतलब कहने का मतलब साइंस से भी थोड़ा सा अलग अब ये थोड़ा सोचने लग जाते हैं। अब दोस्तों समय आता है सन 1939 और हिटलर पोलैंड देश को इन्वेड कर देता है और शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। एक्चुअली सितंबर से एक महीना पहले ही अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिलार्ड ने एक लेटर लिखा था यूएस प्रेसिडेंट को, और उसमें कहा था कि हिटलर न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है, तो इसको आप जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर हथियार अगर हिटलर के हाथ में लग गया तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लियो सिलार्ड और आइंस्टाइन का लेटर जब उनको मिला तो अगले ही दिन उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बिठा दी, जिसके अंदर उनकी पार्टी के लोग, पॉलिटिशियन, इनफैक्ट आर्मी के लोग, इन सबको ड्यूटी पे लगा दिया। और उनका सिर्फ एक ही काम था, यूरेनियम की पोटेंशियल को पता करना, और ये पता करना कि यूरेनियम से क्या क्या हो सकता है, कि इसमें इतनी पोटेंशियल है जो ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वाकई में हो सकता है, इतना शक्तिशाली बॉम्ब इससे बन सकता है, और अगर बन सकता है तो ये सबसे पहले अमेरिका के हाथ में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अमेरिकन गवर्नमेंट ने एनरिको फर्मी और लियो सिलार्ड को फंडिंग देना शुरू किया और उनको बोला कि ये चेक करो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता कैसे है, और ये यूरेनियम के आइसोटोप्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली यूरेनियम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो ये यूरेनियम जो है नेचुरली पाया जाता है हमारी धरती पे, ठीक है, और ये भी सारे देशों में नहीं पाया जाता है। इस यूरेनियम को बोला जाता है यूरेनियम 238 आइसोटोप, और इसमें से केवल 0.7% होता है यूरेनियम 235 आइसोटोप। और एक्चुअली यही होता है दोस्तों यूरेनियम 235 जो हमें चाहिए होता है एटम बम बनाने के लिए। अब दोस्तों इन वैज्ञानिक के पास सबसे बड़ी एक समस्या थी कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को प्रोड्यूस करना या उससे सेपरेट करना। अब इसके लिए उनको एक जीनियस की ज़रूरत थी, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने स्पेशली बोला हुआ था कि आइंस्टाइन को इसके बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि वो उनको लगता था, अमेरिकन गवर्नमेंट को लगता था कि आइंस्टाइन जो है वो कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्ट हमारी डेमोक्रेसी, हमारे देश के लिए खतरा हो सकते हैं। वो उनसे काफ़ी डरते थे उनकी विचारधारा को लेकर के। ओपनहाइमर इस टाइम अलग से रिसर्च कर रहे थे न्यूक्लियर फिजन पर एडवर्ड टेलर के साथ। अब समय था दिसंबर 1940। यूरेनियम 235 के अलावा अब वैज्ञानिकों ने एक और ऐसा एलिमेंट खोज निकाला था जिससे कि चेन रिएक्शन हो सकता था, और ये था प्लूटोनियम 239। लेकिन दोस्तों मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको पता लगेगा कि जो प्लूटोनियम 239 था, जो मैन मेड था, ये एक्चुअली नेचुरली यूरेनियम 235 से भी कहीं ज़्यादा विध्वंसक। 11 अक्टूबर 1941 अमेरिकन प्रेसिडेंट एक लेटर लिखते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को, और कहते हैं हमें लगता है कि इन एटॉमिक हथियार के ऊपर हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अब दोस्तों 7 दिसंबर 1941, अभी इस बात को 2 महीने भी नहीं बीते थे कि जापानीज एम्पायर अटैक कर देता है यूएस के पर्ल हार्बर बेस पर,
और जो अमेरिका अभी तक वर्ल्ड वार 2 से बच रहा था, अब उसकी ऑफिशियली एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वार 2 में। Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अब दोस्तों अमेरिकन प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि अमेरिका अब हिस्सा होगा अलाइड्स पावर का, जो कि जर्मनी और जापान के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। और अब एक चीज और होती है दोस्तों, अभी तक ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो एक्सपेरिमेंट था वो अभी तक साइंटिफिक चल रहा था, लेकिन अब इसमें आर्मी इंक्लूड हो जाती है और अब ये कोई साइंटिफिक मिशन नहीं, ये अब एक आर्मी मिशन बन जाता है। और इसके लिए अमेरिका खर्च करता है $2.2 बिलियन। और ये $2.2 बिलियन कितने होते हैं दोस्तों? अगर आप इन्फ्लेशन को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आज के टाइम पे ये कितना पैसा होता है? ये लगभग $2 बिलियन होता है दोस्तों, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए आज के टाइम के। आर्मी का एक इंजीनियरिंग विंग था जिसको आर्मी विंग ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता था। तो ये आर्मी के लिए पोर्ट और एयरफील्ड जैसी चीज़ें बनाने का काम करते थे, ये इंजीनियरिंग विंग जो थी। अब इनको भी शामिल कर लिया जाता है इस प्रोजेक्ट में। अब इनके नॉर्थ डिवीजन का ऑफिस मैनहट्टन न्यूयॉर्क में था। इसी के बाद 13 अगस्त सन 1942 को ऑफिशियली शुरुआत होती है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट की। अब दोस्तों 17 सितंबर 1942 कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रूव्स को अपॉइंट किया जाता है इस प्रोजेक्ट का हेड, और ये डिसाइड करते हैं कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को एज अ लीडर अपॉइंट किया जाए इस प्रोजेक्ट का। और ये इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सीक्रेट रखना चाहते थे दोस्तों, तो इसकी लोकेशन रखी जाती है टेनेसी ओक रिज में। इस शहर को सीक्रेट सिटी भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा शहर ही बसाया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्मी के लोग और लेबरर, सब लोगों को यहाँ पे लेके आया गया, और इन सब का काम केवल एक ही था, यूरेनियम के ऊपर काम करना। अब इनका प्लान था कि अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाए यूरेनियम 238 पे, कि उससे यूरेनियम 235 कैसे प्रोड्यूस हो। अब मैं इनके एक्सपेरिमेंट के कुछ तरीके आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। इन्होंने 4 तरीकों के ऊपर काम किया। पहला गैसियस डिफ्यूजन, और दूसरा सेंट्रीफ्यूज, और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और चौथा लिक्विड थर्मल डिफ्यूजन। अब इन्होंने 4 टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया था दोस्तों। अब इन 4 में से इनको आगे जाके केवल ये 2 ही टेक्नोलॉजी इनके काम में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्यूजन एंड गैसियस डिफ्यूजन। यही 2 तरीके से दोस्तों जो इनको इनके काम में आए थे। अब इन दोनों तरीके के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊंगा मैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्यूजन में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़े साइज का काफ़ी मैसिव एक मैग्नेट लिया जाता है, जिसके ज़रिए ये हैवियर एलिमेंट यूरेनियम 238 से लाइटर एलिमेंट यूरेनियम 235 का प्रोडक्शन कर सके। और गैसियस डिफ्यूजन में क्या होता है दोस्तों, हम हेक्साफ्लोराइड गैस को एक पोरस बैरियर के थ्रू पास करते हैं, जिससे कि अगेन वो हैवी यूरेनियम 238 सेपरेट हो जाता है लाइटर यूरेनियम 235 से। अब दोस्तों इसी के साथ साथ वॉशिंगटन में एक अलग लोकेशन पे प्लूटोनियम पर भी काम चल रहा होता है। वैज्ञानिक वहाँ पे भी लगे हुए हैं प्लूटोनियम 239 का प्रोडक्शन करने में भी। अब दोस्तों ये प्लूटोनियम कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। जब हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यूरेनियम 238 से बम्बार्ड किया जाता है, तो एक प्रोसेस के दौरान ये प्लूटोनियम 239 का प्रोडक्शन होता है दोस्तों। और बाद में पता लगता है ये प्लूटोनियम 239 यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा फिजनेबल था। इन दोनों लोकेशन के अलावा दोस्तों एक तीसरी लोकेशन भी ढूंढी जा रही थी, और ये तीसरी लोकेशन थी प्रोजेक्ट वाई के लिए। और ये वही जगह थी दोस्तों जहाँ पे फाइनली इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके जहाँ पे असेंबल किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसका डिज़ाइन बनाया जाएगा एटॉम बॉम्ब, जहाँ पे असेंबल करना था। और जनरल ग्रूव्स ऑब्वियसली इस लोकेशन को भी काफ़ी सीक्रेट रखना चाह रहे थे, और इसके लिए वो एक जगह और ढूंढ रहे थे। जनरल ग्रूव्स इसके लिए काफ़ी दूर की एक रिमोट लोकेशन चाहते थे, जहाँ पर कि लोगों की नज़र ना जाए और इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सीक्रेटली पूरा किया जा सके। और ओपनहाइमर ऐसी एक जगह को जानते थे, और ओपनहाइमर पर्सनली इस जगह को काफ़ी पसंद भी करते थे, कई बार यहाँ पे छुट्टियाँ बनाने भी जाते थे। ये थी न्यू मैक्सिको स्टेट की
पीकोज वैली। अब दोस्तों ये इतनी सारी चीज़ करने के बाद अभी एक फाइनल चीज़ और ऑब्वियस सी चीज़ रह गई थी, अब फिजिकली इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को देखना, क्योंकि अभी तक हम इन सब चीज़ों की थ्योरी ही जानते थे। अब इसको प्रैक्टिकल में करके देखना था कि ये न्यूक्लियर चेन रिएक्शन अगर होता कैसे। अब दोस्तों 2 दिसंबर 1942 साइंटिस्ट एनरिको फर्मी यहाँ पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्क्वैश कोर्ट में, और यहाँ पर एक वो चेन रिएक्शन को चलाते हैं जिससे एक बल्ब लाइट अप होता है। अब ये टाइम आते आते दोस्तों जनरल ग्रूव्स ओपनहाइमर के टैलेंट के कायल हो जाते हैं। अब 20 जुलाई 1943 को जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को इस प्रोजेक्ट वाई का हेड बना दिया जाता है। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि इतना भी क्या ज़रूरी था ओपनहाइमर का प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इसके लिए उनकी ज़रूरत थी क्रिटिकल मास की कैलकुलेशन के लिए। अब क्रिटिकल मास क्या होता है दोस्तों, ये एक मिनिमम अमाउंट होता है उस यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का एक मिनिमम मास होता है जिससे कि न्यूक्लियर रिएक्शन किया जा सके और न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन भी रखा जा सके। इस क्रिटिकल मास की कैलकुलेशन से हमें पता लगता है कि मिनिमम कितना हमें यूरेनियम या प्लूटोनियम का मास चाहिए एक चेन रिएक्शन करवाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक धमाका हो सके और इसका इम्पैक्ट दूर दूर तक जा सके। दोस्तों ये आज के टाइम पे सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन उस टाइम सोचो साइंटिस्टों को कितनी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि वो हार्डली ही जानते थे अभी यूरेनियम 235 के बारे में। और अगर बात की जाए अगर प्लूटोनियम 239 की, तो उसकी खोज तो अभी 2 साल पहले 1940 में ही हुई थी। और दोस्तों इस समय 1943 के एंड तक सोचो इस प्लूटोनियम का केवल 2 mg ही अभी तक क्वांटिटी बनाई गई थी। अब दोस्तों वैज्ञानिक यहाँ पे 2 बॉम्ब्स के ऊपर काम कर रहे थे, एक जो यूरेनियम 235 बेस्ड था, दूसरा जो प्लूटोनियम 239 के ऊपर बेस्ड था। अब यूरेनियम 235 बेस्ड जो बॉम्ब होता है दोस्तों, इसका मैकेनिज्म कुछ गन टाइप होता है। इसका डिजाइन अंदर से गन टाइप होता है जिसमें 2 यूरेनियम 235 के 2 मिनिमम मास लिए जाते हैं जो कि सब क्रिटिकल रहते हैं। अब इन दोनों को आगे जाके इनमें विस्फोट किया जाता है जो कि अपना रीच कर जाते हैं क्रिटिकल मास। और जब ये क्रिटिकल मास रीच कर जाता है तो हमें देखने को मिलता है एक फिजन चेन रिएक्शन, जिससे होता है एक खतरनाक एक्सप्लोजन। अब दूसरा बम था दोस्तों प्लूटोनियम 239 बेस्ड। अब इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ। एक हेलियोस्फीयर के अंदर प्लूटोनियम का एक सब क्रिटिकल मास रखा गया और इस फेयर के बाहर एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया जिससे कि एक इम्प्लोजन देखने को मिले। और जब बाहर से ये एक्सप्लोसिव फटते हैं तो प्लूटोनियम पे प्रेशर पड़ता है और वो क्रिटिकल मास रीच कर जाता है। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया इम्प्लोजन मेथड। तो अब किया जाता है दोस्तों वो टेस्ट जिसकी मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, द ट्रिनिटी टेस्ट। इसमें वैज्ञानिक लगभग 13 पाउंड का प्लूटोनियम बॉम्ब लेते हैं जिसको एक स्टील के एक टावर से लटकाया जाता है न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में। और दोस्तों ये बॉम्ब ज़मीन से लगभग 100 फीट ऊपर टांगा जाता है और 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बजे इसमें एक्सप्लोजन किया जाता है दोस्तों। 3, 2, 1, T0. अब दोस्तों इस बॉम्ब के डेटोनेट होने के बाद ओपनहाइमर का जो रिएक्शन मैंने आपको बताया था पहले भी, वो काफ़ी हैरान थे कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल ये धमाका था। और इस धमाके को देखने के बाद ही ओपनहाइमर के मुंह से वो भगवत गीता के श्लोक निकलते। Now I am become death, the destroyer of worlds. अब दोस्तों इस टेस्ट को 20 दिन भी नहीं बीते थे कि 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पर ये पहला बॉम्ब लिटिल बॉय गिरा दिया जाता है। और अगर इससे भी अगर काम नहीं चला तो उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर फैट मैन नाम का ये प्लूटोनियम बॉम्ब गिरा दिया जाता है। अब इस खबर को सुन के एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुंह से निकलता है वो इज मी। ये काफ़ी दुख भरी स्टेटमेंट थी दोस्तों। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था, मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट ए माउस ट्रैप। अब यहाँ पे हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराया गया था इसको लेकर तो ओपनहाइमर काफ़ी खुश थे
लेकिन जो दूसरा बॉम्ब 3 दिन बाद नागासाकी पर गिराया गया, इसको लेकर के वो काफ़ी टेंशन में आ गए। वो सोचने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, एक बॉम्ब तो गिराया, वो तो ठीक है, नेसेसिटी था वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करवाने के लिए, लेकिन अगर ये ऐसे ही करके इन बॉम्ब्स का यूज़ करते रहे तो ये सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। 17 अगस्त 1945 को ओपनहाइमर खुद जाते हैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने के लिए वॉशिंगटन में, और अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर खुद उन्हें देने के लिए। वो चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स पर बैन लग जाए, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने क्या टेक्नोलॉजी इंसानों के हाथ में दे दी, ये पता नहीं ये इंसान इस बॉम्ब का और इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में क्या इस्तेमाल करेंगे, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये मानव जाति को ही ख़त्म कर बैठे। लेकिन दोस्तों, इन सब घटनाओं से कुछ महीने पहले ही अप्रैल 1945 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की मौत हो जाती है और अगले प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमैन। और ये यूएस के वो प्रेसिडेंट थे जिनके प्रेसिडेंट बनते ही ये सब न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कंप्लीट भी हो गया था। अब इसको आप फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कुछ भी बोल सकते हैं कि ये इतने खतरनाक हथियारों के ऊपर काम पूरा भी हो चुका था, उसका टेस्ट भी कर लिया गया था, और यही वो प्रेसिडेंट थे जब इनके टाइम पे ये बॉम्ब वहाँ पे गिराया गया था। अब दोस्तों, इन बॉम्ब गिराए जाने के 2 महीने बाद ओपनहाइमर को मौका मिलता है यूएस प्रेसिडेंट से मिलने का। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि ओपनहाइमर, कैसा लग रहा है इतना फेमस इंसान बनकर और फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बनकर? तो उनके शब्द क्या थे जानते हैं आप? ओपनहाइमर ने कहा, मैं काफ़ी मजबूर महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ खून से रंगे हुए। और ये बात सुनकर प्रेसिडेंट ट्रूमैन इतना गुस्सा हुए कि उन पर भड़क कर गालियां देने लगे उनको, और अपने सेक्रेटरी से कहा कि ले जाओ इस ओपनहाइमर को मेरे ऑफिस से बाहर, और दोबारा मैं इसकी कभी शक्ल नहीं देखना चाहता। और ओपनहाइमर आगे चलकर एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हिस्सा बनते हैं और एक मुहिम चलाते हैं इस न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर पैर लगाने के लिए। लेकिन यूएस उसका उल्टा 1949 में एक प्रपोजल रखते हैं वैज्ञानिकों के सामने कि न्यूक्लियर बॉम्ब से ही हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनाया जाए, और ओपनहाइमर इसका काफ़ी अपोज करते हैं, एकदम उसके खिलाफ रहते हैं कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता पोजीशन का। लेकिन कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है, और आगे चल के 1952 में अमेरिका एक हाइड्रोजन बॉम्ब बना भी देता है। लेकिन इस अपोजिशन का ओपनहाइमर पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी नौकरी उसे छीन ली जाती है, और आगे चल के वो रेस्ट ऑफ द लाइफ अपना जीवन एकेडमिक एज अ प्रोफेसर ही और अपना जीवन बिताते हैं, और दुनिया भर के कॉलेजेस में लेक्चर देते हैं। उन्हें 3 बार नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया इनफैक्ट, लेकिन उन्हें एक बार भी वो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज़ कमेटी के पास जब भी ये रिक्वेस्ट जाती थी तो ये कहते थे कि वो आज के टाइम पे तो कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन एंड ऑफ द डे वो कहलाएंगे तो फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब विनर। आज के टाइम पे 9 ऐसे देश हैं दोस्तों जिनके पास ये न्यूक्लियर हथियार हैं। इसमें पहला देश है दोस्तों रशिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना, चौथा फ्रांस, पांचवा यूनाइटेड किंगडम, छठा इंडिया, सातवां पाकिस्तान, आठवां इजराइल और फिर नॉर्थ कोरिया। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि पिछले 80 सालों में इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया गया, और होपफुली फ्यूचर में भी ना किया जाए। तो नमस्कार दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।